आइए आज पढ़ते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल क्या है? क्रेब साइकिल हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं लेकिन सही समझ नहीं आ रहा। अक्सर लोग यही कहते हैं कि क्रेब साइकिल पर हम किस तरह रट्टा लगाएं। आज आपको मैं इस तरह इतना आसान समझा दूंगा कि रट्टा लगाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो किस तरह? आइए देखते हैं। आपको क्रेब साइकिल समझने से पहले मेरा जो ग्लाइकोलाइसिस वाला लेक्चर था उस पर चले जाएं। पहले ग्लाइकोलाइसिस देख लो, फिर आपको समझ आ जाएगा क्रेब साइकिल के हवाले से। क्रेब साइकिल इसका एक और नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल और एक और नाम है TCA यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तीनों नाम है। क्रेब साइकिल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रेब नामी एक साइंसदान था, ब्रिटिश साइंसदान था, यानी कि बरतानिया से उसका ताल्लुक था। 1930 में उन्होंने ये साइकिल जो था वो डिस्कवर किया था। इसके अलावा जो इसका फर्स्ट जो चीज़ बन रहा है साइट्रेट, इस वजह से इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। और इसके जो फर्स्ट 3 स्टेप्स है या 3 रिएक्शंस है वहाँ पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, इस वजह से उसको क्या कहते हैं? ट्राई ऑक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो आइए समझते हैं। ये एक सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस है साइकिल के पाम में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये इससे पहले हमने जो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा था, लेकिन ये जो अब जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद 2 सेलुलर रेस्पिरेशन आ रहे हैं, यानी सेकेंड स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है और माइटोकॉन्ड्रिया का होना भी ज़रूरी है। पहले जो ग्लाइकोलाइसिस था उसके लिए जो क्या नाम था, ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया का होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ। अब उसका होना ज़रूरी किस किस चीज़ का? माइटोकॉन्ड्रिया का और साथ साथ में ऑक्सीजन का। अब सेलुलर रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप समझते हैं। आपको अगर ग्लाइकोलाइसिस याद है, वहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, फिर एंड पर वो स्प्लिट हुआ था 2 चीज़ों में, यानी उससे जो चीज़ बन गया था 2 मॉलिक्यूल्स बन गए थे, उसको हम कहते थे पायरुवेट या पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। 3 कार्बन कंटेनिंग थे। हालांकि ग्लूकोज कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन। और जो बन गया था पायरुवेट वो 3 कार्बन वाला बना था। अब ये जो पायरुवेट है इसने इंसर्ट होना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। वहाँ पर क्रेब साइकिल का अमल होगा, लेकिन इससे पहले कि ये अंदर चले जाए इसने कुछ चेंजेस अपने अंदर करने होंगे। सबसे पहले वो अपने आप को चेंज करेगा किस चीज़ में? एसिटाइल को ए में, यानी वहाँ पर NAD एज ए कोएंजाइम वो इस्तेमाल करके NADH हो जाता है, यानी यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन का अमल हो जाएगा और इसके साथ साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। और इसके अलावा एक एंजाइम है को एंजाइम ए उसका नाम है, वो ले लेता है। जब वो ले लेता है तो इस वजह से इसका नाम बन जाता है एसिटाइल को ए। एक बात याद रखना, ये देखो हमने जो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था वहाँ पर 2 पायरुविक एसिड बने थे या पायरुवेट बने थे। अब यहाँ पर एक है, तो जाहिर सी बात है जब हम 2 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो फिर इधर भी 2 आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 रिलीज होते हैं, 2 NAD यहाँ पर NADH में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि हम एक मॉलिक्यूल अगर उठा लें तो फिर एक एसिटाइल को ए बन जाता है। सही। अब ये जो यहाँ पर एक रिएक्शन हो गया, इस रिएक्शन का हम 2 नाम इसको देते हैं। नंबर 1 ट्रांजिशन रिएक्शन या फिर इसका नाम है लिंक्ड रिएक्शन, क्योंकि ये 2 साइकिल्स को या 2 रिएक्शंस को आपस में कनेक्ट कर रखते हैं। एक ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड पर क्रेब साइकिल। आइए समझते हैं मजीद। जब ये एसिटाइल को ए सबसे पहले जब इंटर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अभी तक क्रेब साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, यानी यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर ऑक्सालो एसीटेट एक 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल मौजूद है ऑलरेडी, वो इसके साथ मिल जाता है। और जो को एंजाइम ए यानी को ए उन्होंने लिया था लिंक्ड रिएक्शन में, वो अब रिलीज कर रहा है। जब रिलीज कर रहा है तो अब एक चीज़ का सिंथेसिस हो रहा है, उस चीज़ का नाम है साइट्रेट।
जब ये दोनों मिल जाते हैं, ये इसने एंट्री दे दिया और साथ साथ में कोएंजाइम रिलीज हो गई और जो चीज़ बन गई वो क्या नाम है उसका, साइट्रेट। यानी साइट्रेट भी 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। जब ये बन गया, इसके बाद एक और रिएक्शन इसके ऊपर हो जाएगा, आइसोमरेज एंजाइम की मौजूदगी में ये साइट्रेट आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। और साइट्रेट और आइसोसाइट्रेट में क्या फ़र्क है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, यानी इनका केमिकल फार्मूला सेम और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है उसका चेंज है। फिर आप देख रहे हो ये जो आइसोसाइट्रेट है, अब इसने चेंज होना है अल्फा केटा ग्लूट्रेट में। इससे पहले कि ये चेंज हो जाए, यहाँ पर एक और रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ये फर्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन है कहाँ पर, क्रेब्स साइकिल के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर NAD NADH में कन्वर्ट होगा। इसके बाद अब ये आइसोसाइट्रेट किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, अल्फा केटा ग्लूटेरेट। अब इसने मज़ीद कन्वर्ट होना है किस चीज़ में, ये कितने कार्बन वाला है, ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, सही है। अब इसने मज़ीद चेंज होना है 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में, उसका नाम है सक्सिनाइल। उसका नाम सक्सिनाइल है, लेकिन जब ये चेंज हो रहा है उसमें, इस दौरान ये एक को ए ले लेता है, सही है। जब इन्होंने एक को ए ले लिया तो अब इसका नाम है सक्सिनाइल को ए। कुछ लोग इसको ससिनाइल कहते हैं, वो भी सही है। असल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सक्सिनाइल है, सही। अच्छा, इस यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और साथ साथ में एक और रिडॉक्स रिएक्शन होगा, NAD कन्वर्ट हो जाएगा NAD टू NADH में। याद रखना ये फर्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन था, ये सेकेंड हुआ किधर, हालांकि यहाँ पर भी हुआ था लेकिन वो अभी उस वक्त तक क्रेब्स साइकिल स्टार्ट ही नहीं हुआ था। अब ये जो सक्सिनाइल को ए है, उन्होंने जो यहाँ पर को ए लिया था इसको वापस रिलीज कर रहा है, इसको अब वापस उन्होंने रिलीज कर लिया। और साथ साथ में यहाँ पर एक ATP बन जाती है, किस तरह, या तो ADP के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाता है, एक ATP बन जाता है, या फिर GDP के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाता है और क्या बनाता है वो, GTP। GTP तकरीबन इक्वल है ATP के, सही। अच्छा, जब ये बन जाता है, एक ATP बन गया अभी तक हमारे पास, या एक GTP या एक ATP हमारे पास बन गया है अभी तक, लेकिन ये भी याद रखना कि NADH 2 बार बन गए हैं, सही। अच्छा, अब ये जो सक्सिनाइल को ए है ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया, ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। फ़र्क क्या रहा, यहाँ पर इनके साथ को ए था लेकिन यहाँ पर वो रिलीज हो गया। अच्छा, अब ये जो सक्सिनेट है ये चेंज हो जाएगा किस चीज़ में, प्यूमेरेट में। ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ये प्यूमेरेट भी 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर FAD यानी एक और रिडॉक्स रिएक्शन होगा, FAD चेंज होगा किस चीज़ में, FADH में। यानी ये भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह NAD हो रहा है, लेकिन FAD जो है वो एनर्जी में कम है एज़ कम्पेयर टू NADH। एक NADH जो है वो 3 ATPs के बराबर है, एक FADH जो है वो 2 ATPs के बराबर है। ये फ़र्क है इन दोनों में, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स है। अच्छा, अब प्यूमेरेट ने चेंज होना है मेलेट में, ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। इस दौरान ये एक वाटर मॉलिक्यूल ले लेता है। अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर एक क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है तो एक वाटर मॉलिक्यूल ये ले लेता है। अब एक आखिरी स्टेप है, मेलेट चेंज होता है ऑक्सैलोएसीटेट में। इस दौरान एक और रिडॉक्स रिएक्शन होगा, NAD चेंज हो जाएगा NADH में। अब ये थर्ड बन गया, थर्ड रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर ये जो है ये एक बन गया FADH, लेकिन NADH जो है वो 3 बन गए, 1 2 3, यानी 3 NADH अभी तक हमारे पास आ गए हैं। अब ऑक्सैलोएसीटेट बन गया है, ऑक्सैलोएसीटेट अब रेडी है जब नेक्स्ट मॉलिक्यूल आता है किस चीज़ का, एसिटाइल को ए का, उसके साथ मिलकर वापस दूसरा साइकिल स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि हमें कितने ATPs मिल गए, हमें कितने NADH मिल गए, 3 NADH बन गए। मैंने आपको कहा कि एक NADH वो कितने ATPs के बराबर है, वो 3, तो 3 + 3 + 3 = 9 ATPs तो हमें इनसे मिल गए। साथ साथ में जो क्या नाम है FADH है, एक FADH है,
DH वो कितने ATPs के बराबर है? 2। ये बन गए 11। एक ATP हमें मिल गई थी, या GTP या एक ATP, एक ATP हमें आज इसके अलावा बन गया है, तो टोटल कितने हो गए? 12। याद रखना हमारे पास 12 ATPs बन जाते हैं। कब? हमारे पास 12 ATPs तब मिलते हैं जब एक क्रेब साइकिल हो जाए। अगर 2 क्रेब साइकिल हो गए तो कितने बन जाएंगे? फिर 24 बन सकते हैं। याद रखना NADH, एक NADH 3 ATPs के बराबर है, एक FADH 2 ATP के बराबर है, तो एक FADH बन गया है, 3 NADH बन गए हैं, और 9 और 2 ये 11 बन गए, एक GTP या ATP बन गया था। टोटल मिलकर 12 ATPs मिल जाते हैं हमें यहाँ पर। तो हमें क्रेब साइकिल के अंदर मिल गए थे। अब जब हम मज़ीद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तो हम 36 तक पहुंच सकते हैं। ये था क्रेब साइकिल। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने पश्तो में इसको समझना है तो इस पर मेरा एक अलग लेक्चर होगा पश्तो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल पर इनवाइट करें ताकि उनको भी इस्तिफ़ादा हासिल हो। इस तरह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स या लेक्चर्स आसान अल्फाज में, आसान पाथवे में, आसान तरीके में उनको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।